पिछले भाग में आपने देखा कि रुचिका के आसपास किसी काले साए के होने की संभावना महसूस होते ही उसकी मां बीना ने घर की शांति के लिए एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने उन्हें बताया कि घर में किसी बहुत शक्तिशाली ताकत का साया है। हवन के बीच ही पंडित जी घायल हो जाते हैं और उन्हें लेकर बीना और रुचिका अस्पताल पहुंच जाती हैं। अब आगे घर के शुद्धिकरण के लिए आए पंडित जी के साथ हुए हादसे के बाद रुचिका और बीना दोनों बेहद घबरा गई थीं, लेकिन घर लौटने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं था। माँ, पापा ना सही, भाई को तो फोन पर हम अपनी परेशानी बता ही सकते हैं ना। कोई हमारे साथ होगा तो थोड़ी तो हिम्मत बनेगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अकेले इस सब से नहीं लड़ पाएंगे। बेटी की बात सुनकर बीना ने बेटे सुधीर को फोन करके घर बुला लिया। देर रात तक सुधीर घर लौट आया था और उसके आने के बाद रुचिका की जान में जान आ गई थी। ऐसा क्या हो गया माँ? मैं अपनी क्लासेस छोड़कर आया हूँ, सब ठीक तो है ना? आपने कॉल पर भी कुछ नहीं बताया? बस बेटा, बहुत नकारात्मक ख्याल आ रहे थे। घर काटने को दौड़ रहा था। रुचिका की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो सोचा तू आकर सब संभाल लेगा। और फिर माँ बीना ने एक एक करके सारी घटनाएं बेटे सुधीर को बता दी। अच्छा ठीक है, आप घबराइए नहीं, मैं हूँ आपके पास। उस रात घर में सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। ये पहली रात थी जब घर में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। पूरी रात शांति से बीत गई। अगले 2 दिन सुधीर घर पर ही रहा और इन 2 दिनों में घर पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। सब ठीक है माँ, आप लोग बिना बात ही घबरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी था पंडित जी के हवन के कारण वो बला टल गई है। आप लोग भी अब घबराइए मत और धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करिए। मेरा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, और हाँ, कोई भी परेशानी होगी तो मैं आ जाऊंगा ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी अगले सप्ताह से रुचिका के कॉलेज खुल रहे हैं। कॉलेज जाना शुरू करेगी तो इसका मन बहल जाएगा। एक बार पढ़ाई में मन लगेगा तो फिर अपने आप बेकार के ख्याल मन में नहीं आएंगे। सुधीर के समझाने पर रुचिका और बीना बेमन से हाँ में गर्दन हिला देती हैं। सुधीर ने अपना बैग पैक किया और अपने हॉस्टल के लिए निकल गया। भैया ठीक कह रहे थे माँ, आखिर कब तक उन्हीं बातों को पकड़कर बैठे रहेंगे। मैं आज से अपने कमरे में ही सोऊंगी, रात में देर तक पढ़ाई किया करूंगी। और वैसे भी मुझे भी तो भैया की तरह आगे बढ़ना है, उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में सोना, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला रखना, मुझे तसल्ली रहेगी। मैं ठीक हूँ माँ, आप चिंता छोड़ दो। रुचिका और सुधीर की तसल्ली के बावजूद बिना का मन शांत नहीं हो रहा था। न जाने क्यों वही बुरे ख्याल बार बार उसे परेशान कर रहे थे। अपने मन को उम्मीद की एक किरण देने के लिए उसने मंदिर में एक अखंड दीपक जलाने का फैसला किया। मंदिर में सांझ की दियाबाती करने के बाद रुचिका और बीना ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में आराम करने चली गईं। आधी रात का समय होगा कि अचानक प्यास से बीना की नींद टूट गई। वो रसोई में जाकर पानी पी ही रही थी कि तभी उसकी नजर मंदिर की ओर गई। उसका अखंड दीपक बुझ चुका था। उसे देखते ही बीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ, मेरी ही गलती से दीपक बुझ गया होगा। कोई बात नहीं, फिर से जला देती हूँ। बीना मंदिर में दीपक जला ही रही थी कि तभी उसकी नजर रुचिका के कमरे की ओर पड़ी। रुचिका के कमरे के अंदर से हल्का हल्का धुआं बाहर आ रहा था और उस ओर से एक तेज सुगंध भी आती हुई महसूस हो रही थी। बीना के मन में हलचल मच गई। वो थोड़ा घबराते हुए रुचिका के कमरे की ओर बढ़ने लगी कि तभी दरवाजे पर ही उसके कदम ठिठक गए। अंदर कमरे से तेज इत्र की महक आ रही थी। अगरबत्ती जैसा धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ था और रुचिका गर्दन टेढ़ी करके अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। बीना की जुबान रुचिका की हालत देखकर मानो हलक में ही अटक गई। वो जानती थी कुछ बहुत मनहूस इस वक्त उसकी बेटी के साथ घट रहा है। अचानक ही रुचिका के कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। बीना कई बार रुचिका का दरवाजा खटखटाती है। रुचिका, बेटा, क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोल बेटा। रुचिका। बीना के बार बार पुकारने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ रुचिका के सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। थक कर
बीना कुछ दूरी पर रखे सोफे पर बैठ जाती है और अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और रुचिका बेसुध सी घर का दरवाजा खोलकर मजार की ओर निकल जाती है। हे भगवान, इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? बीना भी दौड़कर रुचिका के पीछे पीछे मजार पर पहुंचती है। वहां उसे रुचिका जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। किसी तरह बीना रुचिका को घर लेकर आती है और उसके कमरे में लिटा देती है। इसका मतलब वो काला साया अभी भी इस घर को छोड़कर गया नहीं है। बस बहुत हो गया। आज ही मैं रुचिका के पापा को सारी बातें बताकर ये घर खाली करने को कहती हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम लोग इस घर में रहने आ गए। मनहूस है ये घर और वो मजार भी। कुछ देर तक रुचिका के सिरहाने बैठने के बाद अब बीना की पलकें नींद से भारी होने लगी। अगली सुबह जब रुचिका की नींद खुली, उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन इस समय वो सबसे ज्यादा इस बात के लिए परेशान थी कि उसकी माँ अभी तक नींद से नहीं जागी थी। माँ, तुम मेरे कमरे में कब आई? तुम तो रात को अपने कमरे में सोई थी ना? और इतनी देर हो गई, अभी तक तुम्हारी नींद नहीं खुली? रुचिका अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीना के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। माँ, क्या हुआ? कुछ बोलो ना। रुचिका ने कई बार माँ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन माँ आंखें खोलकर बस रुचिका को एकटक देख रही थी। अपनी जगह से 1 इंच भी हिल पाने की ताकत उनके अंदर नहीं बची थी। बीना ने बोलने की कोशिश की तो उनका मुंह टेढ़ा हो गया और उनके मुंह से लार गिरने लगी। ये क्या हो गया माँ? रात तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अभी क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? रुचिका अपने भाई को फोन मिलाती है और उसे माँ की हालत के बारे में बताती है। तू घबरा मत, पहले अस्पताल में फोन करके एक एम्बुलेंस बुला ले। मैं भी घर आ रहा हूँ, माँ को अस्पताल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। रुचिका जल्दी ही माँ को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को लकवा मार गया है और उनके ठीक होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। पूरे 2 दिन अस्पताल में बिताने के बाद दुखी मन से रुचिका और सुधीर माँ को घर ले आते हैं। बस बहुत हो गया भैया, आखिर कब तक हम सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहेंगे? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, इस मनहूस घर की वजह से ही हो रहा है। हमें ये घर जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। अरे पागल, डॉक्टर ने बताया ना, माँ को लकवा हो गया है और बीमारी तो किसी को भी हो सकती है ना, इसमें घर का क्या दोष है? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं भैया? ये सब जैसा आप समझ रहे हैं ना, वैसा है नहीं। अच्छा ठीक है, पापा को फोन तो करना ही पड़ेगा। माँ की ऐसी हालत है, उनको बताए बिना तो वैसे भी काम नहीं चलेगा। सुधीर अपने पिता को फोन लगाता है और माँ की तबीयत के बारे में बताता है। अरे बेटा, ये सब कैसे हो गया अचानक? डॉक्टर क्या कह रहा है? बीना ठीक तो हो जाएगी ना? आप बस जल्दी से घर लौट आओ पापा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत कुछ बताना है आपको, बस आप घर आ जाइए। अरे बेटा, हिम्मत से काम लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आ सकूं। तब तक अपना ख्याल रखना। अगले 2 दिन रुचिका और सुधीर के लिए बहुत ही तकलीफ में गुजरे। माँ को ऐसी हालत में देखकर दोनों पल पल तड़प रहे थे। तीसरे दिन शाम के समय रुचिका का फोन बजता है। हाँ पापा, हो गया सब इंतजाम। आप कब आ रहे हो? बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। फिलहाल तुम दोनों को ही सब संभालना पड़ेगा। रुचिका, ऐसा लग रहा है मनहूसियत हमारे पीछे पड़ गई है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद ये मकान ही मनहूस है। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अगर कोई घर किराए के लिए मिल जाए तो हम लोग माँ को लेकर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। सुधीर अपनी बाइक लेकर मकान ढूंढने के लिए निकलता है। कुछ देर बाद रुचिका के पास फोन आता है। मैडम, ये सिटी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, आपका नंबर मिला है। अगर आपके जानने वाले हैं तो आप हॉस्पिटल आ जाइए। एक्सीडेंट का नाम सुनकर रुचिका बदहवास होकर रोती बिलखती अस्पताल पहुंच जाती है। एक तरफ माँ की ऐसी हालत और दूसरी तरफ भाई के एक्सीडेंट की खबर। इसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। सुधीर, कहाँ है वो? क्या हुआ मेरे भाई को? आप शांत हो जाइए,
एक्सीडेंट हुआ था लेकिन ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। फिलहाल पैर में माइनर फ्रैक्चर है, कुछ दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा। नर्स की बात सुनकर रुचिका की जान में जान लौट आती है। वो बदहवास सी भाई के पास पहुंचती है और सुधीर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है भैया? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? घबरा मत, मैं ठीक हूँ। चल घर चल, माँ अकेली होगी। मैं सपोर्ट से थोड़ा हिलने डुलने की कोशिश कर लूंगा, तू परेशान मत हो। किसी तरह हिम्मत करके रुचिका सुधीर को लेकर घर लौटती है और भाई का बिस्तर भी माँ के ही कमरे में लगा देती है। काफी रात तक रुचिका की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। फिर रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। देर रात कमरे से आ रही आहट सुनकर रुचिका की नींद खुलती है। वो देखती है कि कमरे में रखी हुई रोलिंग चेयर लगातार हिल रही है और उसका दुपट्टा चेयर पर लिपटा हुआ है। रुचिका के उठते ही वो दुपट्टा उड़कर सीधे आकर उससे लिपट जाता है। डर से रुचिका की हालत खराब होने लगती है। कौन है वहां? क्या चाहते हो मुझसे? मैं जानती हूँ तुम यही हो। कौन हो तुम? रुचिका के इतना कहते ही रोलिंग चेयर अचानक ठहर जाती है और कमरे की खिड़की पर खून से लिखे कुछ शब्द उभरने लगते हैं। अगर अपनी माँ और भाई की जान बचाना चाहती है तो इस घर से जाने के बारे में सोचना भी मत। खुले बाल और गुलाब वाला इत्र मुझे बहुत पसंद है, लगा कर रखा कर। कौन है? कौन है यहाँ? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? रुचिका की बात के जवाब में अचानक धुएं से बनी एक विशाल इंसान नुमा आकृति कमरे के कोने में उभरती है और अगले ही पल रुचिका को फिर से अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो हाथ उसके चेहरे को छूता हुआ धीरे धीरे उसके बालों तक सरक रहा था। इस स्पर्श से रुचिका भीतर तक कांप उठी। वो कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक फूलदान नीचे गिरता है और उसके पैर से खून बहने लगता है। बहते खून में फिर से अक्षर उभरने लगते हैं। मैंने तुझे चुना है, अब तू मेरी है, सिर्फ मेरी। ये देखकर रुचिका की आंखें डर से फटी रह जाती हैं। उसका सिर चकराने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अपने होश खो देगी। क्या रुचिका और उसके परिवार पर हो रही सारी परेशानियों के पीछे इसी शैतानी ताकत का हाथ है, या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है? क्या रुचिका ये घर छोड़कर निकल पाएगी? क्या होगा रुचिका का अगला कदम? जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग।